नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कंवल और आज हमने अपनी सुबह का आगाज़ किया है। यहाँ एक आउटडोर हम इस वक्त खड़े हुए हैं और इस आउटडोर की वजह यह है कि जनाब हम रोज़ाना अपने स्टूडियो से इन होते हैं, आपके साथ मौजूद होते हैं, लेकिन हमने सोचा क्योंकि आज मौसम तब्दील लग रहा है, कुछ रात को काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मौसम ठंडा था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन इस वक्त इतनी खूबसूरत धूप निकली हुई है और ये धूप मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि जनाब आज बस हमने इस धूप के साथ ही हमने इन्होंने और इन्जॉय करना है। तो हर तरह का मौसम इन्जॉय करने की ज़रूरत होती है इंसान को, क्योंकि जब हम देखते हैं ना कि जब गर्मी आ जाती है तो हम कहते हैं सर्दी होनी चाहिए, सर्दी होती है तो गर्मी होनी चाहिए। तो इंसान की जो बॉडी है उसको हर तरह की चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम ख़ास तौर पे धूप की बात करें तो ये धूप सेकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। फिर हम कहते हैं ना कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई और बॉडी लेथार्जिक हो जाती है, वीकनेस होती है, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपकी धूप से कवर हो जाती हैं। आप सुबह का आगाज़ करें और मॉर्निंग एक्सरसाइज करें इस धूप में जो है ना वो अपने आप को थोड़ी देर बैठें और सेकें, तो फिर आपका देखें कि कितनी एनर्जेटिक आपका डे होगा, क्योंकि जो एनर्जी आपको इस धूप से मिलेगी वो जो है ना बिल्कुल डिफरेंट होती है। और जब धूप तेज़ हो जाती है तो आप नहीं बैठ सकते, इसके लिए आपको अर्ली मॉर्निंग उठना ज़रूरी है। सो हैव योर कॉफ़ी मग्स, आपकी चाय आप ले लीजिए और जो है वो अपने टैब्स पे, फ़ोन्स पे जो है हमारा लगाइए सुबह सवेरे पाकिस्तान, टीवी ट्यून कीजिए और धूप सेकिए और लॉन में अपने एंजॉय कीजिए आज का हमारा बेहतरीन सा शो। तो आज हम लेके आ रहे हैं बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें, बहुत सारी डिफरेंट स्टोरीज़ आपको बताएंगे। सबसे पहले लेकिन मौसम की बात करते हैं, तो सबसे पहले लाहौर का रुख करेंगे जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। क्या ही ज़बरदस्त मौसम है, मेरा तो फेवरेट इस वक्त धूप निकली हुई है। कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। उसके अलावा अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कराची की बात की जाए तो कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कराची में भी धूप निकली हुई है और काफ़ी ज़्यादा मौसम चेंज होता अब जा रहा है। पेशावर की बात की जाए तो कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। पेशावर में भी खासा मौसम अब बदलना शुरू हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। अगर कोयटा की बात की जाए तो कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कोयटा में भी क्योंकि पारा सिफर था माइनस में था, तो अब बेहतरी आ रही है मौसम में, अब थोड़ा गर्मी की तरफ हम बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मुजफ्फराबाद की बात की जाए, आज़ाद कश्मीर की बात की जाए तो कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। यानी कि कश्मीर में जो इतने दिनों से चेंज हमें नज़र नहीं आ रहा था मौसम का, आज हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मौसम वहाँ पर भी ठंडक से अब थोड़ा सा बेहतर हो गया, क्योंकि यखबस्ता हवाएं थी, फ्रीजिंग कोल्ड था, तो अब काफ़ी ज़्यादा मौसम बेहतर हो चुका है। तो जनाब आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छी खबर आपसे शेयर करें फैसलाबादियों के लिए, और वो ये है कि पहला फ्रूट पार्क बना दिया गया है फैसलाबाद में, जहाँ 10,000 से ज़ायद मुख्तलिफ फलों के पौधे लगाए गए हैं। अब होगा ये कि शहरी पार्क में आएंगे और मज़े के फ्रूट्स एंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम शनाज महमूद को लेते हैं लाइन पे और पूछते हैं उनसे कि शनाज, कौन कौन लोग यहाँ पर आ सकते हैं, ये फ्रूट पार्क है कहाँ, ज़रा नाज़रीन को बताइएगा। जी बिल्कुल रमशा, फैसलाबादियों के शहरियों के लिए, यहाँ के रहने वालों के लिए कि एक बहुत अच्छी खबर है कि यहाँ के पार्क अब सिर्फ पौधे या फूल पैदा नहीं करेंगे, बल्कि आप मज़े के फल भी खा सकते हैं। तो ये जो पार्क लगाए गए हैं, फैसलाबाद का FDS सिटी है, सरकारी ये कॉलोनी है, यहाँ पे लगाया गया है। तकरीबन 800 एकड़ किनार यहाँ पे रकबा है, जिसमें 69 के करीब मुख्तलिफ पार्क हैं, जिसमें आपको खाने को मिलेंगे, किन्नू मिलेंगे, माल्टे मिलेंगे, मीठे के जो फल होता है वो मिलेगा। इसके अलावा अमरूद के पौधे यहाँ पे लगाए जा चुके हैं, लीमू लगाया जा चुका है और शहतूत और जामुन भी यहाँ पे लगाए जा चुके हैं। तो ये आइडिया बेसिकली आया था कि जो यहाँ के FDS सिटी के जो DG हैं सोहेल ख्वाजा साहब हैं, उन्होंने सोचा कि मैं एक रिहायशी कॉलोनी बना रहा हूँ, एक सरकारी कॉलोनी बहुत बड़े रकबे पर बनाई जा रही है, तो क्यों ना यहाँ पे फैंसी पौधे लगाने के बजाय, उन पर पैसा ज़ाया करने की बजाय, आम से दरख्त लगाने के बजाय क्यों ना कुछ डिफरेंट किया जाए, कुछ मुनफरिद और निराला किया जाए।
तो उन्होंने एक इंतहाई मुनफरिद और निराला काम किया है कि फ्रूट पार्क का मंसूबा पहली बार, जी हाँ बिल्कुल पहली बार पाकिस्तान में जो है फ्रूट पार्क का मंसूबा जो है वो कामयाबी से उसका स्टार्ट कर दिया गया है। तो सबसे पहले उन्हीं से बात कर लेते हैं, बल्कि सुहेल ख्वाजा से बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। तो बेसिकली ये आइडिया जो है सुहेल ख्वाजा साहब की बेगम का था। तो सबसे पहले बात उन्हीं से करते हैं कि आपने ये आइडिया अपने शौहर को पेश किया, क्या सोचा था इसके पीछे और उन्होंने आसानी से बात मान ली आपकी? ये आइडिया एक्चुअली पॉवर्टी की वजह से मेरे माइंड में आया था, क्योंकि लोगों को फूड नहीं मिलती है। तो मेरे माइंड में आया था कि ये ही एक सोर्स है कि लोग फ्री फूड हासिल कर सकते हैं। अगर ये पूरे कंट्री में ये लग जाएं तो इससे ज़र मुबादला भी बहुत अच्छा आएगा और पॉवर्टी भी, लोगों को मतलब लोग भूखे नहीं रहेंगे, उन्हें कुछ ना कुछ मिलता रहेगा खाने को। जी बिल्कुल, इतने बड़े अफसर हैं, उन्होंने आपकी बात मान ली। ये भी पूछे कि जब ये लोग पार्क में आएंगे तो उन्हें ये शनाज पूछेगा कि फ्री फ्रूट्स मिलेंगे या इसके कोई चार्जेस होंगे, क्योंकि बच्चे जब पार्क्स में जाते हैं, खेतों में जाते हैं, फ्रूट्स तोड़ लेते हैं तो फिर अंकल से पिटाई भी बड़ी लगती है। तो ऐसा तो कुछ नहीं होने जा रहा है, फ्री फ्रूट्स मिलने जा रहे हैं या क्या चार्जेस वगैरह? जी बिल्कुल रमशा, यहाँ पे जो है इनवाओ इकसाम के मुख्तलिफ जो है फल लगाए जा रहे हैं, कुछ लग भी चुके हैं। तो यहाँ के जो रहायशी हैं उनको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है कि यानी कि आप यहाँ पे प्लाट लेते हैं, घर लेते हैं तो फ्रूट आपको मुफ्त में मिलेंगे। तो डीजी साहब से बात कर लेते हैं, मुझे बताइएगा कि कितने एकड़ रकबे पे कौन कौन से फल और आवाम को इससे क्या फ़ायदा होने जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हमारे पास कोई 1000 कनाल के करीब पार्क्स के लिए एरिया मौजूद है। तो बजाय इसके कि हम उसमें फैंसी प्लांट्स लगाएं, महंगे प्लांट्स लगाएं और वो प्लांट्स जिनका कि लोगों को कोई डायरेक्टली फ़ायदा नहीं है, क्यों ना हम इस तरह की कोई काविश करें जिससे लोगों का भला हो, लोगों को एक इंसेंटिव मिले, लोगों को फूड मिले, लोगों को फ्रूट मिले, लोगों को खूबसूरत माहौल मिले, लोगों को फ्रेश ऑक्सीजन मिले और साथ में माहौल के लिए, परिंदों के लिए ये फूड का ज़रिया है। बहुत सारे इंसेक्ट्स और परिंदे जो हैं वो इन फ्रूट से फूड हासिल करते हैं। जी बिल्कुल रमशा, आपने देखा है कि हमने ये FDA सिटी का विज़िट किया है। तो यहाँ पे तकरीबन 69 के करीब पार्क हैं, जहाँ पे 2 जो पार्क हैं वहाँ पे अमरूद के पौधे लगाए जा चुके हैं, जो है लीमू है वो लगाया जा चुका है, शहतूत और जामुन भी लगाए जाएंगे। तो डीजी साहब से मज़ीद पूछ लेते हैं। सोहेल साहब मुझे बताइएगा कि और कौन कौन से फल हैं मज़े मज़े के जो यहाँ पे हमें खाने को मिलेंगे और बेसिकली खाने को किसको मिलेंगे? मेनली तो देखें, इस पे पहला हक तो यहाँ के रिहायशियों का है जो FD सिटी के रहने वाले हैं। फिर यहाँ के शहर के लोगों का है कि जब वो छुट्टी वाले दिन यहाँ पे आके वॉक करें, सैर करें और मज़े मज़े के फल खाएं, एंजॉय करें। दूसरा मैं ये बताऊँ कि जो लैंड वेस्ट पड़ी है, एरिड बैरन लैंड पड़ी है, उसको इस्तेमाल में ला के लोगों के लिए एक रोज़गार बन सकता है, लोगों को ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। हमारे पास जितने भी स्टेट लैंड में जो लैंड अवेलेबल है, अगर हम उसमें फ्रूट पार्क्स ही बना लें तो ना सिर्फ लोगों को एक रेवेन्यू मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, बल्कि लोगों की फूड न्यूट्रिशियस रिक्वायरमेंट भी पूरी होती जाएंगी। बिल्कुल रमशा, आपने देखा है तो फिर मैं आपको भी दावत देना चाहूँगी। ये भी पूछने की कोशिश कीजिएगा कि फ्रूट पार्क का जो आइडिया है, मैं ज़रूर आ रही हूँ, आपने फ़िक्र नहीं करनी शनाज। और सिर्फ फ्रूट पार्क नहीं, आपके साथ तो मैंने बहुत ज़्यादा जगह चीज़ें विज़िट करनी है फैसलाबाद में। तो इनको ये भी कहिएगा कि एक बड़ा अच्छा आइडिया हो सकता है, जैसे कि फ्रूट पार्क इन्होंने बनाया है, इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। साथ साथ क्या नेक्स्ट प्लान में वेजिटेबल पार्क भी आ रहा है? जी बिल्कुल रमशा, मैं आपको ये कहने वाली थी कि आप ज़रूर यहाँ पे आए, जैसा कि इन्होंने खुलेआम सरेआम दावत दे दी और खुली छुट्टी भी दे दी है कि भाई यहाँ पे माली आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बच्चे जो है वीकेंड पे मुफ्ता तोड़ने आ सकते हैं। तो खुलेआम दावत तो फैसलाबादियों को दे रहे हैं, हमें तो नहीं दे रहे, हम तो लाहौर ही हैं। चलिए डीजी साहब से पूछ लेते हैं कि फैसलाबादियों के लिए तो खुलेआम दावत है, तो रमशा पूछ ली है, लाहौरी आके एंजॉय कर सकते हैं कि माली रोका टोकी करेंगे? चाहते हैं पार्क लाहौर में भी लगे, पूरी कंट्री में लगे ऐसे पार्क, और हमें लोग हेल्प करें इस मामले में। यानी लाहौरियों को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्रूट पार्क हम वहीं ले जाएंगे। तो सुहेल साहब मुझे बताइएगा कि फ्रूट पार्क का आइडिया बड़ा अच्छा है, फ्रूटफुल साबित होगा, तो कोई वेजिटेबल पार्क लगाने का भी कभी सोचा है? कुछ ऐसा आइडिया आया? सब्जियाँ बड़ी महंगी हाथों से ही पहुँच सी दूर होती जा रही हैं, या ऐसा कुछ आइडिया हो सकता है?
देखें ये भी वाई नॉट, ये जो स्टेट लैंड हमारे पास अवेलेबल है उसमें जिस तरह से ये बाग में आप देखें ना, इसके मार्जिन्स में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटी की जा सकती है। तो ये बड़ा अच्छा एक तजवीज़ है कि जो स्टेट लैंड अवेलेबल है या जो पार्क्स में जो लैंड, जो कॉर्नर्स अवेलेबल हैं वहाँ पे वेजिटेबल्स भी ग्रो की जा सकती हैं। और वेजिटेबल शॉर्ट टर्म होती हैं, 2-3 माह की, 4 माह की खेती होती है, और वो उसमें लोगों के लिए एक सब्जियां भी अवेलेबल हो सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल हमने फ्रूट पार्क्स तक अपने आप को महदूद किया है कि हम इसको सक्सेसफुल कर सकें। जी बिल्कुल रमशा, आपका आइडिया तो क्लिक किया चलिए, है ये कि एक अच्छा आइडिया है कि space जिसको बड़ी अडॉप्ट होती है। करते हुए बिल्कुल ये तो फ्रूट पार्क्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके दूसरे लोग भी इससे मोटिवेशन ले सकते हैं। और जैसे कि मेरा दिल ललचा रहा है क्योंकि जिस पार्क में मैं मौजूद है वहाँ ना वेजिटेबल्स है ना फ्रूट्स है। लेकिन शनाज, आप ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और बताइएगा हमें कि आपको फ्रूट्स वहाँ पे कैसे लगे, किस तरह की क्वालिटी। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ ज़रा मुल्की माशी सूरत हाल की, जो हम देख रहे हैं कि महंगाई का दौर दौरा है। महंगाई की वजह से आवाम की कमर टूट गई है। दालें, सब्जियां और आटा, चीनी, जिनकी कीमतों के ऊपर वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि इन्हें सस्ता किया जाए, बहरहाल नोटिस ले लिया गया है। लेकिन आवाम ताहाल परेशान है क्योंकि कीमतों में कमी नहीं आ रही है। अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गुज़िश्ता 2 हफ्ते से उसमें शदीद मंदी चल रही है और दूसरी तरफ ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा हो रहा है। तो दोनों तरफ की सूरत हाल है। लेकिन इस मजमूई सूरत हाल में आवाम को कब रिलीफ मिलेगा और कितना रिलीफ मुतवक्के है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात कैसर बंगाली साहब। वेलकम करेंगे कैसर साहब आपको शो में। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि मुल्क की मईशत को इस वक्त क्या देख रहे हैं, क्या हालात पिछले चंद माह से बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, या जो स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त करंटली सूरत हाल बता रहे हैं वैसी सूरत हाल आगे कंटिन्यू होते हुए हमें दिखाई देगी? मुल्क की मईशत पिछले तकरीबन 30 साल से बिगड़ रही है और पिछले साल भर में तो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है और अभी आगे बेहतरी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। अच्छा कैसर साहब, हर तरफ एक तो टैक्सेस की भरमार है। ये टैक्सेस का बोझ आखिर ख़त्म कैसे होगा, कम कैसे होगा? ख़ास तौर पर माली खसारों को कैसे देखते हैं आप? ये जो इनका पूरा एक फार्मूला है मईशत को चलाने का, जिस पे बुनियाद है ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जमा करना, ये मुकम्मल तौर पे गलत है। मईशत बहुत कमज़ोर है, इसमें गुंजाइश नहीं है मज़ीद टैक्स जमा करने की। अगर आप कंपनी से ज़बरदस्ती टैक्स लेंगे वो कंपनी बंद हो जाएगी। जो थोड़े बहुत टैक्स मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा और बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। जो माली ख़सारा है उसको कम करने का तरीका ये है कि गैर ज़रूरी गैर तरक्याती अखराजात का यहाँ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। सर, बात की जाती है कि इंपोर्ट कम कर लें, फिर जब इंपोर्ट कम होती है तो टैक्सेस से इंपोर्ट कम होने से टैक्स इकट्ठा नहीं होगा, तो इन टैक्सेस को फिर हम कैसे पूरा करेंगे अगर इंपोर्ट कम कर दी जाती है? इंपोर्ट तो कम हुई है, लेकिन जब सनत के लिए खाम माल इंपोर्ट ना हो तो सनतें बंद हो जाएगी। सनतें बंद होगी तो बेरोज़गारी होगी, एक्सपोर्ट भी नहीं होगा और हुकूमत को टैक्स भी नहीं मिलेगा। तो इंपोर्ट तो कम करना है, लेकिन जो गैर ज़रूरी कंज्यूमर इंपोर्ट्स हैं, खाने पीने की अशियाएँ हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, ये सारा कम करने की ज़रूरत है। आप किसी सुपरमार्केट में इस वक्त चले जाएं, आपको पाकिस्तानी चीज़ें ढूंढनी पड़ती है। ये बड़ी अजीब बात है कि हम अब कर्ज़ों पे ज़िंदा हैं, गैर मुल्की कर्ज़ों पे, और इन कर्ज़ों के डॉलर से हम कुत्ते और बिल्ली के खाने भी इंपोर्ट करते हैं। यहाँ कमी की ज़रूरत है। यकीनन इससे रेवेन्यू कम होगा FBR का, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि अब जो वाहिद है मईशत को संभालने का, वो गैर तरक्याती अखराजात कम करने का है।
सर लेकिन मसला ये कि अभी तो हम देख रहे हैं कि मईशत चल रही क्योंकि कर्जा मिल रहा है। जब ये कर्जा मिलना बंद हो जाएगा तो आप मईशत को कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि अभी हमें ये भी देखना है कि IMF की तीसरी किस्त मिलनी है जिसका बोझ अवाम के ऊपर ही आता है। तो कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को कि कर्जों की बुनियाद पर कब तक मईशत चलेगी? जिस दिन कर्जे बंद हो गए मईशत बैठ जाएगी, मुकम्मल बैठ जाएगी। सरकारी अफसरों के लिए तनख्वाह के पैसे नहीं होंगे, फ़ौजियों के लिए तनख्वाह के पैसे नहीं होंगे, हम पेट्रोल इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमारी गाड़ियाँ, हवाई जहाज़, ट्रेन, हर चीज़ बंद हो जाएगी। सर अभी ये भी मसला है कि बिजली की बात की जाए, तेल की बात की जाए, आटा, चीनी, दालें, गोश्त, सब्ज़ी, कुछ भी आप उठा के देख लें इंतहाई महंगा है। अवाम परेशान है कि आखिरकार अवाम को रिलीफ कब मिलेगा, मईशत में बेहतरी कब आएगी और आगे मुस्तकबिल में आप देख रहे हैं कि जो महंगाई है उसमें कमी होती दिखाई दे रही है। देखिए, कीमतें खुद ब खुद नहीं बढ़ती, उसकी वजूहात होती है। जब आप डॉलर को 40% रुपए को 40% महंगा कर दें डॉलर के मुकाबले में, आप इंटरेस्ट रेट जो है डबल कर दें आप, तो ये जो है इससे अफरात ज़र तो बढ़ेगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहे हैं कि हम गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स को बंद नहीं करना चाहते हैं। हमारी जो अशराफिया है वो अपनी मेयार ज़िंदगी जो यूरोपियन मेयार पे रखी हुई है उसे कम नहीं करना चाहते। कैसे साहब, जब हम बात करते हैं मुल्क की मईशत की, खसारों की और महंगाई के हवाले से, तो आपको क्या लगता है कि इनसे निपटने के लिए कौन से ऐसे इक़दाम करने की ज़रूरत है जिनका फ़ौरी तौर पर इस वक्त मुल्क को अशद ज़रूरत है? फ़ौरी तौर पे 3 चीज़ें करने की ज़रूरत है। गैर ज़रूरी जो कंज्यूमर इंपोर्ट्स हैं उस पर मुकम्मल बैन लगाएं और सनत को फ़रोग़ दें। सनत को फ़रोग़ देने के लिए जो 17% टैक्स है सनत के पर, वो कम करें 5% पे। इन दोनों, जब सनत चलने लगेगी, कारखाने चलने लगेंगे, कारखाने नए लगेंगे तो रोज़गार भी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, डॉलर इनकम होगी और हुकूमत के टैक्स भी बढ़ेगा। लेकिन फ़ौरी तौर पे तो इन दोनों इक़दामात के, इंपोर्ट में कमी और टैक्स रेट में कमी से हुकूमत के रेवेन्यू कम होगा और वही वापस वहीं मैं आ जाऊंगा कि गैर तरक्याती अखराजात में ज़रूरत है और हमें 20% कम करने की ज़रूरत है, जो कि 1 खरब रुपए बनते हैं। ये कम करेंगे तो मईशत संभल पाएगी, वरना जो हमारी रियासत है ये गैर ज़रूरी, गैर तरक्याती अखराजात के बोझ के अंदर डूब रही है। बिल्कुल कैसर बंगाली साहब, बात आपकी भी दुरुस्त है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, क्योंकि जब तक आप फौरी तौर पर इक़दाम नहीं करेंगे, क्योंकि पहले तो यही कहा जाता रहा कि हुकूमत अभी आई है, नई आई है, उसको इस्टेब्लिश होने में टाइम लगेगा, लेकिन अब आवाम ये गिला शिकवा करते हुए जो कि वजह है दिखाई दे रहे हैं कि आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा है और जो मईशत में बेहतरी आने की सूरत हाल थी वो अभी उसका आउटकम होता नज़र नहीं आ रहा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जी हाँ जनाब, आज पोलियो के मुतालिक बात करेंगे क्योंकि पोलियो का जो वायरस है वो आखिरकार पाकिस्तान की जान क्यों नहीं छोड़ा है और पाकिस्तान जब इतने करीब पहुंच जाता है कि पोलियो का खात्मा हो जाए, लेकिन उसके बावजूद फिर केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो पोलियो पर काबू कैसे पाया जा सकता है, पोलियो है क्या, पोलियो हमला कैसे कर सकता है, इससे बचना कैसे मुमकिन है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। और पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने का जो ख्वाब देखा गया है वो आखिर कब पूरा होगा और हम सब मिलकर उसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान में 137 पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए और तस्दीक हुई, जिसमें से 8 केसेस जो है वो अब तक इस साल भी रिपोर्ट हो चुके हैं। तो इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ कराते चलें। हमें ज्वाइन कर रहे हैं शीरा इलियास जो कि पोलियो वर्कर हैं, लाहौर स्टूडियो से वेलकम करेंगे। और इसके अलावा डॉक्टर एहसन आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट हैं और लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं कराची स्टूडियो से डॉक्टर खालिद ज़ुबैरी साहब, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, नायब सदर हैं पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन के, उनको भी वेलकम करेंगे शो में। तो सबसे पहले तो डॉक्टर एहसन साहब यही जानना चाहेंगे कि पोलियो आखिरकार कब पाकिस्तान इस पर काबू पा सकेगा और हम क्यों काबू पाने में कामयाब नहीं हो रहे?
देखिए इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया मुझे इस प्रोग्राम में। देखिए पोलियो एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है, बिल्कुल, ठीक है, ये एक वायरस से होती है और जब तक आपको इसका पता चलता है जो ऑलरेडी टू लेट, ठीक है। अब ये आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनको ये इन्फेक्ट करता है और वो जो नर्व्स जिस मसल को सप्लाई कर रही हैं दे आर परमानेंटली डैमेज्ड। सही। अब इसका इलाज कोई नहीं है, इसकी सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंशन है और वो भी सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन से। सही, ठीक है ना। अब वो कौन से मसल्स हैं जो उससे इन्वॉल्व हुए, या तो वो अपर लिम्ब हैं या लोअर लिम्ब हैं या फिर रेस्पिरेटरी मसल्स हैं। अगर तो रेस्पिरेटरी मसल्स उसमें इन्फेक्ट हुए हैं तो दैट्स नॉट कंपैटिबल विद लाइफ। तो अनफॉर्चुनेटली जिन पेशेंट्स को होता है उनको दे हैव टू लिव with a disabled life and they are very intelligent people और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी भी केसेस बहुत कम हैं। अगर हम इसको पीछे से कंपेयर करें तो अब उसका ग्लोबली काफ़ी सारा फ़र्क पड़ चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप क्या समझते हैं डॉक्टर खालिद साहब के, एक तो हम जहाँ पर ये भी बात कर रहे हैं पोलियो की, अगर बात की जाए ख़ास तौर पर, जैसे कि अभी कहा भी डॉक्टर साहब ने कि पोलियो की प्रिवेंशन है, इलाज बाद में मुश्किल है, नहीं हो सकता है, तो आखिरकार होता कैसे है, किन एज ग्रुप्स में होता है और फिर पोलियो को अब बचा कैसे सकते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में शामिल करने का। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसका सिर्फ और सिर्फ बचाव मुमकिन है, इलाज का कोई तरीक़ाकार नहीं है। सही। सिर्फ जो शख्स पोलियो से मुतासर हो जाए उसकी कुछ मदद की जा सकती है ज़िंदगी गुजारने के सिलसिले में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, लेकिन उसका इलाज किसी भी तरह मुमकिन नहीं है। सही। ये बीमारी एक वायरस से होती है जो अमूमन गंदगी से फैलता है। मक्खी वगैरह खाने पीने की चीज़ों पे बैठ के मुंह के ज़रिए हमारे जिस्म में जाती हैं और वहाँ से फिर ब्लड सर्कुलेशन से मुख्तलिफ़ नर्व्स तक पहुँचती हैं और फिर वहाँ पे असर करती हैं। अच्छा, पोलियो के साथ मसला ये है कि बहुत सारे बच्चे जिनको पोलियो का मर्ज़ लाहक होता है उनमें फालिज नहीं होता। सही। तो नतीजतन हमें जो बच्चे फालिज के साथ मिलते हैं वो बहुत कम होते हैं। 200 में से सिर्फ एक बच्चा ऐसा होता है जिसको फालिज होता है। बाकी जितने बच्चे इन्फेक्ट होते हैं उनको फालिज नहीं होता, उनको मामूली सी वायरल बीमारी जैसी सूरत हाल होती है और उसका पता नहीं चल पाता। लेकिन पोलियो का मरीज़ अपने पखाने के अंदर पोलियो के जरासीम खारिज करता रहता है। सही। और वो फैलाव का सबब बनते हैं और जो फैलाव होता है वो इसी तरह से सीवेज के पानी के ज़रिए भी होता है। हमारे यहाँ बेशतर जगहों के सीवेज में पोलियो का वायरस पाया जा रहा है। ठीक। हम तकरीबन 2017 में तो बहुत पोलियो को ख़त्म करने के करीब तरीन आ चुके थे, लेकिन उसके बाद फिर ये रफ्ता रफ्ता बढ़ना शुरू। अच्छा, जब हम बात करते हैं इसका सबसे मेजर वजह डॉक्टर एहसन, जब हम बात करते हैं अलामात की, तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे पता चलता है कि जनाब इसको पोलियो है या इसमें वायरस मौजूद है, और किन एज ग्रुप्स में ज़्यादा ये इफेक्ट करता है? देखिए जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जनरल सिम्टम्स होंगे, एक जनरल वायरल इन्फेक्शन टाइप, यानी बुखार होगा, हेडेक होगी, टमी एक हो सकती है, बैक पेन, नेक पेन होगी और ये तकरीबन 10 दिन तक रहती हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें हर किसी में पैरालिसिस नहीं होता, लेकिन जब पैरालिसिस डेवलप होता है तो इट डेवलप्स इन ए मैटर ऑफ आवर्स और इस तरह ये काम। और एज ग्रुप डिपेंड एज ग्रुप ये जो इन्फेंट्स में होता है और इसकी मैक्सिमम एज जो है वो 5 इयर्स तक इसको हो सकता है इसको। तो शीज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पोलियो वर्कर हैं और बाइक चलाकर जो है ना वो अपनी जो पोलियो कैंपेन है उसको करती हैं। तो शीज़ा, आप जब एक तो बाइक पर ही क्यों जाकर कतरे पिलाती हैं, क्या मोटिवेशन है, क्या मकसद है इसका, इन सारी चीज़ों के पीछे जो आप एक अलग से जो है ना वो मुहिम कर रही होती है? थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। उसका ये मकसद है कि पहले मैं एज अ पोलियो वर्कर जो डोर टू डोर जाना, उनको कतरे पिलाना,
वो वर्क कर रही थी। अब मेरी प्रमोशन हो गई, मैं इंचार्ज बन गई हूँ, मेरे अंडर टीम्स काम कर रही हैं, तो उसमें ये होता है कि अपना जो वर्क होता है वो डबल हो गया, उसको कवर करना, एक टीम से दूसरी टीम तक सफ़र करना, उसमें टाइम लगता था। तो मेरी जगह पे मेरे साथ जो दूसरे ऑफिसर्स हैं, एरिया इंचार्जेस हैं, वो जल्दी काम कर लेते थे क्योंकि वो बाइक पे सफ़र करते थे। तो मैंने ये चीज़ बहुत फील की कि मैं उनकी निस्बत बहुत लेट वर्क कर रही हूँ। तो इन चीज़ों को देखते हुए फिर मैंने कहा कि चलें बाइक पे मैं भी कोशिश कर लेती हूँ। तो मैंने कोशिश की और मैंने भी बाइक पे शिजा, जब हम ये देखते हैं कि बहुत सारी जब ख़वातीन काम कर रही होती हैं उनकी जॉब्स में, उनकी फील्ड में, जब इस तरह के चैलेंजेस आते हैं तो अक्सर वो ऑप्शंस देखती हैं कि जनाब मैं कुछ और कर लेती हूँ, ज़्यादा मेरे लिए बेहतर है। तो आपने एक तो मर्दों का मुकाबला करने के लिए जो है ना उसी फोर्स में जाके आप खड़ी हुई कि जनाब अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। फिर आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं कुछ और कर लेती हूँ, मैं कहीं और पे भी कहीं और जॉब भी कर सकती हूँ, वो मेरे लिए शायद ईजी हो, मेरे जो है ना वो सेफ जोन में हो? नहीं, ऐसा मैंने नहीं सोचा क्योंकि देखिए आजकल का जो वक्त है, औरत हर काम कर रही है, जो मर्द काम कर रहा है वो औरत भी काम कर रही है, जॉब कर रही है, घर भी संभाल रही है, बाहर भी निकल रही है। तो एक तो गवर्नमेंट जॉब है, इसको छोड़ना तो बेहतर नहीं होगा, इसलिए बेहतर था कि मैं इनके साथ बराबरी के साथ चलूँ। सही। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। भी हमने देखा कि मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने फैक्ट्स शेयर किए थे और उन्होंने बताया कि जो 2020 की पहली पोलियो मुहिम हुई है, पोलियो कैंपेन हुई, जिसमें 2,37,000 के करीब जो है ना वो बच्चों ने पोलियो के कतरे नहीं पिए, उन्हें पिलाए नहीं गए। ये कितना ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि वही वाली बात जो डॉक्टर साहब अभी बात करें, डॉक्टर खालिद, कि अगर आप पिलाएंगे ही नहीं कतरे, अवेयरनेस ही नहीं है, तो फिर कैसे आप जो है ना वो कहेंगे कि हमारे केसेस रिपोर्ट हैं, जो पी रहे हैं वो तो सेफ़ हैं। वहाँ काम करने की ज़रूरत है जो नहीं पिला रहा, और उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, 2,37,000 ऑलमोस्ट। जी डॉक्टर खालिद। जी, इस पे बहुत खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है, तवज्जो दी भी जा रही है। पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन की तरफ से भी इसमें पूरा साथ दिया जा रहा है। हम बहुत सारी जगहों पे जहाँ से रिफ्यूज़ल्स होते हैं वहाँ प्लान करके कम्युनिटी एक्टिविटी करते हैं, उन्हें समझाने की करते हैं, उनमें से कुछ लोग समझ भी जाते हैं जी। और रजामंद भी हो जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की ज़रूरत है। न सिर्फ ये कि हेल्थ से रिलेटेड लोगों को खुद भी चाहिए अपने पड़ोसियों को, अपने भाई बहनों को कन्विंस करें, क्योंकि अगर कोई भी बचा हुआ है, एक बात सीधी सी जहन में रखें कि लगने वाली बीमारी के साथ बुराई ये है कि नो वन इज़ सेफ अनटिल एंड अनलेस एवरीवन इज़ सेफ। अगर किसी को भी बचता है तो वो दूसरों के लिए रिस्क रहता है। तो लोगों को जो शऊर रखते हैं उन्हें अपना किरदार भी अदा करना चाहिए, अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, बिल्कुल जो ऐसे उनके इल्म में हो कि नहीं पिलाते, उनको कन्विंस करें कि आप इसमें ज़रूर मस्बत किरदार अदा करें। शिजा हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये फील्ड में काम करती है तो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगी कि चैलेंजेस क्या होते हैं। तो शिजा, क्या चैलेंजेस होते हैं, फिर किस तरह जो कन्विंस करने की हम बात करते हैं, किस तरह आप लोगों को कायल करते हैं, आप लोग अपनी टीम को किस तरह से प्लान और मोटिवेट करते हैं? बहुत से चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि सबसे मेन चीज़ जो हमने अभी तक देखी है, एक तो जो पख्तून होते हैं, जो पठान होते हैं, ये बहुत कुछ लोग हैं जो एजुकेटेड हैं पठान भी, और वो लोग नहीं करते हैं, इशू नहीं क्रिएट करते, वो बहुत अच्छे से पिला लेते हैं। अब हमारी जो एक यूनियन कौंसिल है उसमें एक आबादी ऐसी है जो हर दफ़ा रिफ्यूज़ करती है, उन्हें हर दफ़ा जाके हमें मनाना पड़ता है, सही, उनकी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, उनको समझाना पड़ता है कि जी पिला लें। फिर कुछ ऐसे भी हैं फेस करना पड़ते हैं हमें कि देखें पोलियो की टीम्स हैं, ये चेंज भी होती रहती हैं। तो एक इलाके में अगर एक टीम जा रही है, वो पिछले 1 साल से जा रही है, तो लोग उससे सेटिस्फाई हो गए। फिर 1 साल बाद अगर उस टीम ने छोड़ दिया, हमने चेंज कर दिया, तो फिर वो जो नई टीम हम भेजते हैं, लोग उनसे सेटिस्फाई नहीं होते कि यार आप तो पहली बार आए हो, हमने आपको पहले कभी नहीं देखा, हमने अपने बच्चों को आपसे ड्रॉप्स नहीं पिलवाने, हम आपको नहीं जानते हैं, चाहे वो ड्यूटी कार्ड भी दिखा देते हैं। तो फिर ऐसे जब फेस करना पड़ता है, फिर हमें उनके पास जाके उनको कन्विंस करना पड़ता है, नहीं ये मसले हुए थे, इस वजह से टीम को चेंज करना पड़ा है, और आप रिलैक्स रहें, कोई इशू नहीं है। जो रिफ्यूज़ कर देते हैं उनको डिटेल में
हम पहले सबसे पहले हम ऑफिसर खुद कोशिश करते हैं, पहले टीम कोशिश करती है उनको समझाने की, फिर ऑफिसर कोशिश करते हैं। उसके बाद अगर डॉक्टर साहब को बुलाना पड़े या और यूनियन के जो लेवल पे कम्युनिटी है उनको बुलाना पड़े तो उनको भी हम बुलाते हैं। पहले ये होता था कि पुलिस को हम इन्वॉल्व करते थे, लेकिन जो केसेस हुए लास्ट टीम्स पे हमला वगैरह, तो ये हमें थोड़ा बेहतर नहीं लगा। पुलिस ऑफिसर वो ज़रूर reaction होता आया है, जी। रिएक्शन आया, क्योंकि पुलिस ऑफिसर टीम के साथ होता ज़रूर है सेफ्टी के लिए, लेकिन हम उनको इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि जो चीज़ हम प्यार से लोगों को समझा बिल्कुल ऐसे, सकते हैं वो हम उनके तो फर्स्ट फेज में यानी जो आपके टीम मेंबर्स होते हैं वो भी वहाँ पे उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि ना पिलाएं लाजमी कितना ज़रूरी है। तो इस पर भी हम ज़रा बात करेंगे। मज़ीद 2 कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं आप, क्या सवाल करना चाहते हैं? जी वालेकुम सलाम। जी आपका ये जो मतलब सोसाइटी के हवाले से इक़दाम आप अवेयरनेस दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर केसेस उन इलाकों में आते हैं जहाँ पे जो टेक्नोलॉजी से बहुत दूर है। मतलब गवर्नमेंट की कोई कैंपेन चलती है, वो सोशल मीडिया पे चलती है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलती है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं है और सोशल मीडिया भी नहीं है। उनके लिए गवर्नमेंट को क्या इक़दाम करने चाहिए उन इलाकों के ठीक लिए, है, उनकी अवेयरनेस के लिए? सही, बिल्कुल इस पर बात करते हैं। शेख आबिद एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। क्या सवाल करेंगे? मेरा जी 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 जो आती है ना लेडीज वो तो भी मतलब होते हैं ना बंदे, नहीं हम नहीं पिलाते कतरे, पता नहीं मैं क्या मैं कुछ भी नहीं, मैं उधर ही होता हूँ ना, साथ में मैं जाता रहता हूँ आगे पीछे। तो मैं डॉक्टर का काउंसलर भी है ना इधर अपना नहीं जोशी कत्ती में, तो मैं साथ जाता है तो मैं उनको ये मैं कहता हूँ मतलब कतरे पिलाओ, मतलब बच्चों की मजदूरी दूर हो जाएगी। तो मैं मतलब यही कहना चाहता हूँ सब इंसानों को कतरे पिलवाएं आप, तो इससे सेहत भी बनती है, सेहत अच्छी बनती है इनसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शेख आबिद हमारे साथ मौजूद है, कह रहे थे कि जनाब वो भी साथ जाते हैं और मोटिवेट करते हैं लोगों को। तो ये एक तो मोटिवेशन लेवल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इंडिविजुअल सतह पर भी कुछ लोगों को एजुकेट करें। किन इकदाम के होने की ज़रूरत है कि जिनकी वजह से हम ये जो बात अभी असद ने कही है कि बहुत सारे इलाके वाकई ऐसे हैं, तो क्या उन जगहों पर भी मुहिम, पहले आपसे पूछ रहे थे शिजा क्योंकि आप देख रही हैं सारी जगह, उन इलाकों में कैसे काम होता है? उन इलाकों में भी काम होता है। अगर आप डोर टू डोर कैंपेन करते हैं? डोर टू डोर कैंपेन होती है। आप विलेज साइड पे चले जाएं, आप किसी भी कमर्शियल एरिया में चले जाएं, आप सहरा में चले जाएं या बर्फानी इलाके में चले जाएं, वट कहीं भी पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे पोलियो कैंपेन हो रही है और डोर टू डोर हो रही है, और हमारे वर्कर्स वहाँ तक रसाई करके उनको लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। कोई भी पाकिस्तान का ऐसा जगह या हिस्सा नहीं है जहाँ पे हमारे पोलियो के वर्कर नहीं गए। ठीक है, तो अब और किस तरह के इकदाम करने की ज़रूरत है, बेहतरी किस तरह से ला सकते हैं और उन लोगों को कन्विंस करने के लिए आखिरकार क्या करें, क्योंकि उसके बगैर पोलियो फ्री पाकिस्तान मुमकिन नहीं है? देखिए, ये किसी एक इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। गवर्नमेंट अपने लेवल पे जो कर सकती है वो कर रही है। ऐसा ही इंडिविजुअल लेवल पे हम जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए। सोशल मीडिया पे हमें जब कोई ऐसी गलत बात मिलती है, दुख होता है उस चीज़ का कि यार ये किस तरह का हम कर रहे हैं ऐसे, तो स्पेशली जो जैसे भी जिक्र हुआ कि वो जो पॉकेट्स हैं जो लोग वैक्सीन नहीं कर रहे, होता ये है कि अगर उनमें से अब एक इन्फेक्टेड केस आ गया है जी कहीं रिमोट एरियाज़ में, तो वो वहाँ से ट्रैवल करेगा। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, अब जो नए एरिया में वो चला गया, डजंट मैटर कि वो कौन सा एरिया, अब वहाँ पे वो जो पेशेंट है वो सिक्रीट कर रहा है अपने फेसेस में, वो ड्रेनेज पाइप्स में जा रहा है। अब उनका जो कल्चर जिसको आप एनवायरमेंटल कल्चर कहेंगे वो पॉजिटिव आ रहा है अभी तक अनफॉर्चुनेटली। तो होता ये है कि जब आपको आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये सेगमेंट पे आपको कल्चर पॉजिटिव आया, तो उसके अराउंड जो उस डिस्ट्रिक्ट का एरिया आप उसमें कैंपेन्स चलती हैं, 2 कैंपेन्स चलाते हैं यूजुअली ये। तो ये तो गवर्नमेंट लेवल पे हो रहा है, लेकिन बेसिकली बात ये है कि हम जो अभी कॉलर ने बात की कि जो शुकूक शुबात हैं लोगों के दिमागों में, ये बिल्कुल इनका मैं अब क्या जवाब दूं कि इनका कोई सिर पैर नहीं होता। इन 2 कतरों से किसी को कोई बीमारी लग नहीं सकती, इसका सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा है। आप सिर्फ ये देखें ना कि पूरी दुनिया ने इसको इसी तरीके से रेडिकेट किया। बिल्कुल, और जब सारी दुनिया ने अपने ममालिक को जो है ना पोलियो फ्री कर लिया, तो वाई नॉट पाकिस्तान। और पाकिस्तान में भी हम इंशाअल्लाह ताला दुआ यही है कि हम ज़रूर ऐसा कर सकेंगे। जाते जाते मैं इससे पहले कि डॉक्टर खालिद से कंक्लूडिंग रिमार्क्स दूँ, आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी। बाइक आपने चलाना कैसे सीखी, कितना टाइम लगा, और जो है ना डर तो नहीं लगा, क्योंकि ख़वातीन के लिए बड़ा मसला होता है, अब तो बहुत ज़्यादा ख़वातीन चला रही हैं, लेकिन शुरू में आपको क्या डर लगा?
शुरू में एक्चुअली बाइक चलाने को लेके अगर बात करें तो वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। बाइक चलाना उसको सीखना मुश्किल नहीं लगा, वो तो बहुत जल्दी सीख लिया। मुश्किल लगा लोगों को फेस करना। सही, क्योंकि एज अ फीमेल बाइक चलाना बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान में, क्योंकि हमारी इस्लामिक कंट्री है। तो ये लोग एजुकेटेड तो फिर भी इसको अब्जॉर्व कर लेते हैं, लेकिन नॉन एजुकेटेड जो पर्सन और जिन एरियाज में आप जाती हैं वहाँ पर आपको यकीनन रेजिडेंस जरूर मिलती होगी, रेजिस्टेंस जरूर मिलती होगी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद है। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, हमें न्यूज़ की तरफ बढ़ना है। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा अपने अगले सेगमेंट के साथ हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे और जब आज मंडे का दिन होता है, हम अक्सर बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, तो आज हम कुछ डिफरेंट करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे पॉमिस्ट्री, टैरो कार्ड रीडिंग और तोता फाल के जरिए किस्मत का अहवाल कैसे जान सकते हैं। तीनों एस्पेक्ट से बात करेंगे। तो सबसे पहले शो में वेलकम करेंगे छोटे से तोते मियाँ को, जो कि तोता फाल आज निकालने जा रहे हैं और आप लोगों के जो सवालात हैं उनके जवाबात ये आज देंगे। और उनके साथ जो उनके मेंटर मौजूद हैं अकनवाज साहब, उनको वेलकम करेंगे शो में। साथ साथ हमारे साथ सैयद अली जैदी मौजूद हैं जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, और कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन करिए उनसा शाह जो कि टैरो कार्ड रीडर हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर बात करने से पहले ज़रा ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये सारी साइंस और ये उलूम है क्या। सबसे पहले तो जनाब जैदी साहब आपसे पूछ लेते हैं, पॉमिस्ट्री क्या है? क्विकली हमने बताना है कि कौन सी लाइन हाथों की क्या कहती है, किस लकीर के बारे में हम कहते हैं ना, एक लाइफ लाइन होती है, एक दौलत की लकीर होती है, एक शादी की होती है, क्या हाथ क्या कैसे पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। देखिए ये कदीम इल्म है जी। और इसमें हर चीज़ की मिल जाती है आपको रहनुमाई, क्योंकि इंसान की क्या सोचता है, किस तरफ जाना चाहता है, और उस इंसान की इस वक्त मेडिकल कंडीशन क्या है, क्योंकि ये हकीमों से रिलेटेड है ये इल्म, जो कदीम ज़माने में इसको उस ज़माने के डॉक्टर किया करते थे कि हाथों का कलर क्या है, उनके नाखन की पोजीशन क्या है। अब ये नाखन है, उस ज़माने में अल्ट्रासाउंड मशीनें या कुछ ऐसी मशीनें हुआ नहीं करती थी जो ब्लड टेस्ट कर दें, तो इसमें से आपको ब्लड की पोजीशन आपकी पता लग जाएगी नाखन के ज़रिए कि आपकी इस वक्त दौरान खून कितना है, आपके अंदर खून की मिकदार कितनी। क्योंकि अब आप एक रिपोर्ट करवाते हैं तो उसमें वो पता लगता है कि आपके जिस्म के अंदर इस वक्त खून की कितनी मिकदार है। ठीक है। और इसके साथ और क्योंकि मैंने अभी तक, आप सोचते होंगे कि ये अपने ही बारे में बताने लगे, मैंने अभी तक सिर्फ 2 वीडियो अपलोड की हैं यूट्यूब पर। जिस वक्त एक ज़ैनब बच्ची का कत्ल हुआ तो उस वक्त मैंने एक रहनुमाई के लिए, आगाही के लिए एक वीडियो बनाई जिसका मैंने नाम रखा कि कातलों के हाथ कैसे होते हैं, कि आगाही लोगों को दीजिए। ये इल्म इतना गहरा है कि इससे आप अपनी जिस्मानी पोजीशन और नफ्सियाती और अपनी किस्मत की आगाही तो ले सकते हैं। पर्सनैलिटी जो है वो आप हाथ देख के पता कर सकते हैं। उसमें वीडियो में मैंने ये बताया कि जो इंसान कत्ल कर देते हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, एक तो गुस्से में आकर कत्ल कर देना होता है, और एक कत्ल वो होता है जो प्रोफेशनल कातिल होते हैं या जिनको दरिंदा सिफ्त जो लोग होते हैं, जो दरिंदगी के बाद कत्ल करते हैं और जिनसी दरिंदगी के बाद कत्ल, उनके हाथों पर क्या अलामात होते हैं। तो चलें जरा जानेंगे ना कि कौन सी लकीर क्या कहती है। हमने बड़ा क्विकली रखना है, आपको तो पता ही है ना। फिर उनसा हमारे साथ है, टैरो कार्ड रीडर है। उनसा ये कार्ड्स किस तरह से जो है ना वो बताते हैं किस्मत के बारे में। जी पहले तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम गुड मॉर्निंग। और टैरो कार्ड्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये भी टैरो कार्ड्स भी जैसे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स की कैलकुलेशन होती है, न्यूमरोलॉजी में नंबर्स होते हैं, नंबर्स को कैलकुलेट किया जाता है। इसी तरह टैरो कार्ड्स में डिफरेंट फिगर्स होते हैं, 78 कार्ड्स होते हैं और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें बनी होती हैं, तस्वीरें बनी होती हैं। उससे हम लोग और अपनी इंट्यूशन के ज़रिए भी हम कनेक्ट करते हैं कार्ड्स के साथ और हम बताते हैं
मुख्तलिफ जो भी लोगों के मसले होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, उनके बारे में गाइड भी करते हैं, मशवरा भी दे सकते हैं कि आपको अपने फ्यूचर के लिए, आपके लिए क्या बेहतर है। अच्छा, उनसे एक तो ये जानना चाहेंगे कि टोटल टैरो कार्ड्स आपने बताया कि मुख्तलिफ तस्वीरें होती हैं, उनको पढ़ते हैं, कितने होते हैं और फिर इसके लिए क्या कोई ट्रेनिंग लेते हैं, बताते हैं कि इस तस्वीर ये अगर आ गई तो इसके बारे में ऐसा क्या होता है, ज़रा बताइए। टोटल कार्ड्स जो होते हैं वो 78 कार्ड्स होते हैं। जैसे ये रिलेटेड उससे भी करते हैं, जैसे आप प्लेइंग कार्ड्स जो ताश के पत्ते होते हैं उसमें भी इसी तरह के होते हैं, लेकिन ताश के पत्ते इतने क्लियर नहीं होते जितने टैरो कार्ड्स की जो फिगर्स होती हैं वो ज़्यादा क्लियर होती हैं, उनको पढ़ने में ज़्यादा आसानी होती है। अब देखें किंग का कार्ड जो होता है, किंग मुख्तलिफ 3 किंग्स होते हैं इसमें, एक किंग ऑफ वॉन्ड्स होता है, एक किंग ऑफ पेंटिकल्स होता है, एक किंग ऑफ कप्स होता है। उसमें मुख्तलिफ वॉन्ड्स में आपका करियर बताया जाता है, आपका कारोबार, आपकी जॉब से रिलेटेड होता है। फिर उसके बाद जब किंग ऑफ पेंटिकल्स जो होता है वो फाइनेंस का होता है, माली जो भी इश्यूज हैं या आपके पास पैसा आएगा या नहीं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के पेंटिकल्स। ये तो मुख्तलिफ कार्ड्स की बात हो गई यकीनन, क्योंकि बहुत सारे हम सारे समझ भी नहीं सकते, ये आप ही इस पर हुबूर रखती हैं उनसे। लेकिन एक और चीज़ ये कि क्या माइंड गेम होता है कि अगर आपने कोई कार्ड्स पे किए हैं तो वो उस पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आप तो रैंडमली कार्ड उठा रही हैं, तो क्या होता है, ये साइकोलॉजी इन्वॉल्व है इसमें या कोई और चीज होती है? नहीं, रैंडमली नहीं उठाते हैं हम लोग, बल्कि जो जिसकी रीडिंग की जाती है उसका नाम, उसके नाम से और उसकी डेट ऑफ बर्थ से हम उसकी जो एनर्जी है वो कनेक्ट करते हैं अपने कार्ड्स के ज़रिए, और फिर वो जब कनेक्शन बनता है तो फिर हम लोग जो हैं कंसंट्रेट करते हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग कार्ड्स निकालते हैं डिफरेंट उसमें स्प्रेड्स होते हैं। 3 कार्ड्स अगर नीड होती है कि 3 कार्ड्स निकालने चाहिए तो 3 निकालते हैं, सिंगल कार्ड, 9 कार्ड्स, बहुत डिफरेंट किस्म के उसमें स्प्रेड्स होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपका सवाल क्या है, आपका इशू क्या है। सही, तो ये तो डेट ऑफ बर्थ से सारा मामला हो रहा है, तो जरा यहाँ पर तोता फाल पूछते हैं ये कैसे निकाली जाती है। हक नवाज साहब, आप किस तरह से निकालते हैं तोता, इसको ट्रेन कैसे करते हैं और फिर ये जो लिफाफे हैं इनमें कैसे पता लगता है कि किसकी किस्मत का हाल निकलेगा? ये तोता आप ही निकालता है, ये पहले ट्रेन किया जाता है, ठीक है, फिर अपनी मर्ज़ी से ये पर्ची उठाता है, उसमें आप हालात लिखे होते हैं इंसान के मुताबिक, जैसा होता है वैसे वो इस्लामी दीन के हिसाब से लिखे होते हैं। सही, हाँ जी। तो ये जो हालात होते हैं, ये इन कार्ड्स के अंदर जो डिटेल्स हैं, ये कौन लोग लिखते हैं? ये किताबों से निकलते हैं कार्ड। सही है, हाँ जी, कार्डों से निकल कर वो फिर उसकी फ़ोटो कापी करते हैं, इसके अंदर लगा देते, तोता अपनी मर्ज़ी से उठाता है। ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो भी शख्स है उसके मुताबिक होता है। तो ज़रा निकलवाएंगे अभी कुछ तोता फाल भी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। ये बताइएगा ज़ैद साहब के जो हम हाथों की लकीरों की बात करते हैं, पर्टिकुलरली कौन सी लकीर किस चीज़ की होती है? एक तो लाइफ लाइन होती है, हेल्थ की होती है, कौन कौन सी है? मेजर 3 लकीरें क्या कहती हैं हमारे हाथ में? मेजर लकीरें तो बहुत सारी हैं। ये एक मैंने चार्ट बनाया है। हाँ जी। तो इस पर मुख्तलिफ आपके यानी कि इसका आगाज़ और इख्तिताम मुख्तलिफ हो सकता है लकीर आपके हाथों पर। ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपकी एक जो किस्मत की लकीर होती है वो आपकी किस्मत का बताती है, आपके मुस्तकबिल का बताती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जैसे एक हाथ है, ये एक हाथ है, इसको एक सैंपल हम बनाते हैं, तो ये इंसान की शख्सियत को जाहिर करता है कि इंसान कौन सा शोबा अख्तियार करे। लकीरों के बारे में बताएं जरा। लकीरों के बारे में जो सी ये कि ये जिंदगी की लकीर है, ये आपकी सेहत के बारे में बताती है। हाथ पे बताएं क्योंकि वो हो रहा है, वाइट है। अच्छा, ये एक ये वाली जो लकीर हम देखते हैं ये ज़िंदगी की लकीर है। इससे आप अपने दूसरे मुमालिक का सफ़र भी देख सकते हैं। यानी कि इसको पढ़ना आता हो, तकरीबन मैं 20 साल से ज़्यादा पढ़ चुका हूँ इस इल्म को, लेकिन अभी मेरी तशनगी ख़त्म नहीं हुई है। तो फिर यही है ना। तो ये जो ज़िंदगी की लकीर है, ये आपके दोस्त अहबाब, आपके रिश्तेदार, दूसरे मुमालिक में आपका रिहाइश आप कर सकते हैं, दूसरे मुमालिक में नौकरी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आपके सेहत के मसाइल किस उम्र में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। दूसरी ये लकीर है किस्मत की।
ठीक है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि आपकी तरक्की कितनी है, रुपए पैसा कितना है, आपका जो टाइम पीरियड कब मुश्किल शुरू हो रहा है, कब आपका बुलंदी शुरू हो रही है, आपका वक्त कितना बुलंद है, आप कितनी ऊंचाई पर जा सकते हैं, क्या आपका शुमार उमरा में है, क्या आपका शुमार, ये इससे आपको पता लग सकता है कि आप क्या बादशाह भी बन सकते हैं। बार बार टूट टूट के जुड़ जाती है लकीर में भी ऐसा ही है। लकीर के टूट टूट के जुड़ना, ये मतलब ये है कि आप लकीर का टूट टूट के जुड़ना, ये इसके मानी ले सकते हैं आपकी आप जाती रहती और आती रहती माशाल्लाह है। कुछ किस्मत की लकीर का। अच्छा, अल्लाह करे पूरी पक्की हो जाए। और एक बीच वाली लकीर क्या कहती है? ये जो सी ये एक दिल की, ये इसको हम दिल की लकीर कहते हैं। ये जो ये सही ये देखी जा रही है, ये दिल की लकीर है। तो ये आपके दिल के मामलात बताती सही है। और सेंटर वाली ये अभी इसमें थोड़ी सी मुझे एक सेकेंड थोड़ा सा मुझे आप दें इसकी लकीर की, थोड़ी सी मैं वजाहत कर लूं। जी बता। दिल एक तो इंसान के सीने के अंदर दिल है। जी ठीक है, उसकी सेहत के बारे में, और एक इंसान का जैसे कहते किसी पर दिल आ जाना। अच्छा। ये दोनों मसलों के बारे में बताती है। और ये आपकी जज्बाती पोजीशन भी बताती है कि आपके अंदर यकजोजियत का रुझान है, आप दो शादियां करना चाहते हैं, आपका हर बंदे पे दिल आ जाता है, आप हर किसी पर हर चीज लुटा सकते हैं, किसी की खातिर लुट सकते हैं या लुटा सकते हैं। और बीच वाली लकीर कौन सी हुई? ये दिमाग की लकीर है। ये सबसे अहम लकीर है, ये वाली जो सी आप मेरे हाथ पर देख रहे हैं, ये मेरा लेफ्ट हाथ है। ठीक है, ये दिमाग की लकीर है। मेरे दिमाग की लकीर बिल्कुल मजबूत और सीधी है। शुक्र अल्लाह का। ये लकीर सबसे, इस लकीर को मैं बहुत दिलचस्पी से पढ़ता हूँ, बहुत दिलचस्पी से। उसकी यानी कि हर इंसान की अपनी दिलचस्पी होती है। उसकी वजह ये होती है कि एक तो इंसान कौन से शोबे इख्तियार करे, ये है। इंसान आला तालीम हासिल कर सकता है, नहीं कर सकता, इस इंसान का IQ लेवल क्या है, ये कौन से शोबे में जाए, पढ़े, बहुत ज़्यादा पढ़े, ठीक है, ये कौन सा शोबा, आर्टिस्ट बने, वकील बने, जज बने, या किसी फौज के। अच्छा, इसके साथ अभी एक चीज़ मेरी रह गई। इसी लकीर से ये पता लगता है कि ये इंसान खुदकुशी कर लेगा। खुदकुशी का भी इसी लकीर से पता लगता है। और कत्ल की भी अक्सर लकीर यहाँ से देख लेते हैं कि ये इंसान कातलाना रुझान रखता है कि नहीं, ये किसी को मारने का इरादा रखता है, ये चीज़ भी यहीं से देख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर कुछ लकीरें होती हैं, इनकी भी कोई स्टैंडिंग है ये या नहीं? कुछ यहाँ पर रिश्तेदारों की, सपोर्टर की लकीरें होती हैं। और एक ये लकीर होती है, ये यहाँ पर जो ये छोटी उंगली के नीचे लकीर है, ये शादी की लकीरें होती हैं, ये इस एरिए में मंगनी की और शादी की। और जो मजबूत, जो इसमें से मजबूत लकीर होती है वो शादी की होती है। जो छोटी बिल्कुल बारीक लकीरें होती हैं वो अफेयर्स होते हैं। और उससे थोड़ी सी अगर मजबूत लकीर हो तो मंगनी होती है। अगर दो आपके हाथ में मजबूत लकीरें हैं तो आपकी दो शादी हैं। अगर एक मजबूत लकीर है तो आपका मतलब एक ही शादी है। ठीक है। तो यानी कि इसके साथ ये एक उभार, हम इसको बोल, ये उभार जो हाथ की हथेली की नुक्कर पर उभार है, इसको हम उभारे कमर बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपको बताता है कि आपके दूसरे मुमालिक के सफ़र हैं या नहीं है। सही है। तो अब ये तो हमने जो है ना बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है, क्योंकि जैसे कि अभी अली ज़ैदी ने भी कहा कि 20 साल से वो इस इल्म को पढ़ रहे हैं और ज़्यादा वक्त दरकार होता है। उनसे अब देखें ना, उनसे 78 कार्ड बता दिए। अब उन 78 कार्डों को पढ़ना, याद रखना, जाहिर सी बात है बिल्कुल कोई भी इल्म आसान नहीं होता है, बस दिलचस्पी होने की बात है। तो ये हमने आपको क्विकली एजुकेट किया है, बताया है कि जनाब ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं, सारा फलसफा क्या है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़रा आपके सवाल लेंगे। आप लोग तोता फाल निकलवाना चाहें, टैरो कार्ड्स पढ़वाना चाहें, या जो है पामिस्ट्री से अपनी हेल्प लेना चाहें, आप लोगों की कॉल शामिल करेंगे। जब तक मैं ब्रेक में अपना हाथ दिखाऊंगी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम करेंगे आपको शो में। वेलकम बैक। उनसा की तरफ बढ़ते हैं। उनसा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सबसे जो मुश्किल कार्ड्स निकल आते हैं वो कौन से होते हैं और अच्छे कार्ड्स कौन से होते हैं जिनसे पता चलता है कि जनाब आगे आपकी किस्मत अच्छी है? मुश्किल जिनमें डिफ़िकल्टीज़, जिसमें परेशानियाँ, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिसमें बहुत सारे मसले जैसे लोगों को फेस करने पड़ते हैं, उसमें सोर्ट्स यानी कि तलवारों वाले जो भी कार्ड्स होते हैं, तलवारें जो शो करती हैं, प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े फटे, ये इसमें बहुत सारे कार्ड्स होते हैं सोर्ट्स के बीच में ना। 12 कार्ड्स होते हैं सोर्ट्स के। ये 6 ऑफ सोर्ड है, मैं ऐसे ही मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा रही हूँ। उसके अलावा जो पॉजिटिव कार्ड्स होते हैं, अब ये कुछ नेगेटिव कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ड, ये बुरी खबर बता रहा है आपको, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई बैड न्यूज़ नज़र आ रही है मुझे। उसके बाद 2 ऑफ सोर्ड है, ये भी डबल माइंडेड, कॉन्फ्लिक्ट्स, घर में इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं मियाँ बीवी के दरमियान। इसी तरह जो पॉजिटिव कार्ड्स होते हैं, मेजर अरकाना के भी होते हैं, माइनर के भी होते हैं। द वर्ल्ड है, ये भी शादी का कार्ड भी इसको कहा जाता है। अगर कहीं ब्रेकअप हो गया है, वहाँ पैचअप भी हो सकता है आपका। किसी पार्टनर के साथ अगर पास्ट में लड़ाई हुई है तो फ्यूचर में इंशाल्लाह आपका हो जाएगा पैचअप। अच्छा, तो उनसा ये बताइएगा, कभी आप खुद मुश्किल में हो, परेशान हो, आपने अपने लिए कार्ड निकाला है या खुद जाना कहती हैं नहीं मैं अपने लिए नहीं कर सकती? नहीं, मैं अपने लिए तो नहीं निकालती क्योंकि उस वक्त माइंड इतना डिस्टर्ब और परेशान होता है कि एनर्जी बहुत डाउन हुई हुई होती है। तो फिर मेरी कुछ कुलीग्स हैं, उनसे मैं ज़रूर मशवरा करती हूँ और रीडिंग अपनी करवाती हूँ, क्योंकि बहुत बेहतरीन है ये गाइडेंस के लिए कि आपको जब समझ नहीं आई लाइफ में गाइडेंस कैसे ले सकते हैं, मशवरा कैसे ले सकते हैं, किन किन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं उनसा? आप अपनी ज़िंदगी के हर मसले, हर इशू पर मशवरा ले सकते हैं। वो आपका शादी का मसला हो, रिलेशनशिप का मसला हो, आपके करियर का मसला हो, आपकी एजुकेशन का इशू हो, आपका कारोबारी कोई मसला हो, कोई भी बच्चों का मसला हो, कोई भी इशू है, घरेलू परेशानियां हो, हर चीज़ में आपको गाइडेंस मिल सकती है टैरो कार्ड्स के। तो क्या तोता फाल में भी ऐसी होता है? तमाम चीज़ों के बारे में जान सकते हैं हक नवाज साहब? हाँ जी, ये तोता निकालता फाल आपकी किस्मत के बारे में बता सकता है, घरेलू हालात के बारे में बता सकता है, यानी कि सब परेशानी के मतलब लिखा, आपके अच्छे हालात कौन से हैं, बुरे हालात कौन से हैं। जी। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपका तोता, इतना कोई नवाब तोता है, ये अभी सुबह सुबह बैठ के मूंगफलियाँ एंजॉय कर रहा है और जो है ना नट्स खा रहा है, तो ये इसको एक तो ये तोता आपको कहाँ से मिलता है? ये आम ही तोता होता है या कोई भी तोते को ट्रेन कर सकते हैं या कोई खास किस्म की नस्ल होती है? हर तोता ट्रेन नहीं हो सकता। जो बड़ा तोता है ना वो आसानी से ट्रेन हो सकता है, छोटा तोता ट्रेन हो सकता है। सही। तो इसको आप क्या क्या खिलाते हैं? ये मूंगफली खाता है, अमरूद खाता है, सेब खाता है बड़े शौक से। मिर्चे खाता है, तेज होता होगा फिर। हाँ जी, दिमाग इसका। हाँ जी। अच्छा, तो अब मेरे बारे में कुछ निकलवाएं जैसे तोता फाल। मैंने आज तक कभी नहीं ट्राई किया, तो आज मैं ट्राई करती हूँ कि क्या बताता है ये तोता मेरे बारे में। आप सब भी हमें कॉल्स कर सकते हैं और पूछ सकते हैं जो भी आप जानना चाहते हैं, और तीनों ऑप्शंस हैं यहाँ पर। इस वक्त रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं और मैं इसकी ओपनिंग सेरेमनी कर रही हूँ जी। अब ये तो आप ही मुझे बताएंगे पढ़ के। ये लिखा हुआ है जी, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने लिखते हैं, फाल आपकी अच्छी है, मुबारक है। सही है। आपके दिल की मुराद जो है ना पूरी हो जाएगी। अल्लाह ताला लड़ाई झगड़े से बचाएगा, गैब से समाने रिज़्क़ अता करेगा, दुश्मन जलीलो ख्वार होंगे, आपको तरक्की हासिल होगी, अन करीब हर काम में कामयाब हो जाओगे। सही। नमाज की पाबंदी करें और कहो इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ऐसे ही। वैसे अब किसी हद तक काफ़ी ज़्यादा दुरुस्त भी है कि हाँ, मैं देखा कि जब से जो है ना नमाज रेगुलर आप पढ़ें तो काफ़ी ज़्यादा आपके काम सीधे हो जाते हैं। सो बड़ी अच्छी फाल निकल गई, मेरी सुबह का आगाज़ बड़ा ज़बरदस्त हो गया है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, सुंदस हमें कॉल कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सुंदस। वालेकुम सलाम जी। सुंदस कैसी हैं, क्या पूछना चाहती हैं? मैं अपने फ्यूचर के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या फ्यूचर? तो कैसे पूछना है? लकीरों के बारे में पूछेंगी? स्टडीज के बारे में। हाँ, सब कुछ, मतलब कि लकीरों के बारे में भी पूछना है, कार्ड के जरिए भी पूछना है और तोता फाल के जरिए। नहीं, आज जो है ना एक ऑप्शन है, क्योंकि अभी हमारा जो है और भी कॉलर्स हैं, तो एक ऑप्शन कोई आप ले सकती हैं। ले लें क्विकली कार्ड। ठीक है, उनसा आप कार्ड निकालिए। एक और कॉलर है हमारे पास, सैरिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सैरिश, क्या सवाल है? पहले तो बताएं कौन सा ऑप्शन अवेल करेंगी, तोता फाल या जना जैदी साहब से पामिस्ट्री, या फिर कार्ड निकलवाएंगी?
कार्ड निकालना है। अच्छा जी ठीक है, कार्ड निकलवा लेते हैं। क्या पूछना चाहती हैं? अच्छा जी, पहले तो सुंदस के बारे में बता दीजिएगा। उनसा वो अपने फ्यूचर के बारे में आपसे पूछना चाहती हैं, क्या कार्ड निकला है? फ्यूचर में उनके लिए जो ट्रैवलिंग का कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये फ्यूचर में मुझे ट्रैवलिंग नज़र आ रही है। हो सकता है ये अपने काम से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड ये ट्रैवल करेंगी। ठीक है। उसके बाद एक और जो कार्ड आया है मून का, ये एडवाइस कार्ड भी है और प्रेडिक्शन भी है कि उनका जो माइंड है वो एक जगह पे फोकस नहीं रहता, एक जगह पे ठहरता नहीं है। इनको फोकस करने की ज़रूरत है, चाहे उनका एजुकेशन हो, चाहे उनका जो शादी का इशू हो। अब मुझे उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। सही है, तो सैरिश का आपने कौन सा कार्ड निकाला है वो भी बता दें सैरिश के बारे में। ओके, ये मैं देखती हूँ। आप जब तक कार्ड निकाले मैं कॉल ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सारा क्या पूछना चाहती है? जी मैं हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ, जॉब करें या कारोबार में जाएं उस तरफ। काफी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो उसके बारे में क्या फाल निकलवाना चाहेंगी या कैसे पूछना? टैरो कार्ड दीजिए। टैरो कार्ड से। ओके, सारा भी जो है ना वो पूछना चाहती है। अच्छा, साथ साथ ये कि अब मैंने फाल तो निकलवा ली है, आपने निकाला सुंदस का कार्ड? सैरिश का, सॉरी। जी जी मैंने निकाल दिया है। जी सैरिश का कार्ड निकाला है। मुझे इनकी शादी बहुत जल्दी नज़र आ रही है, अगले साल इनकी शादी का भी इम्कान है। अगर ये करियर पे फोकस करना चाह रही हैं तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ये कोई जॉब या ये चीज़ नज़र आ रही। बाकी उनका एक और जो कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो पीछे पुरानी बातें बहुत ज़्यादा जो है ना याद करती हैं और थोड़ा गिल्ट भी फील होता है, परेशान भी रहती हैं। तो उनको पास्ट के बारे में नहीं इतना ज़्यादा सोचना चाहिए बल्कि मूव ऑन करना चाहिए और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा प्लान करना चाहिए। ठीक है, सारा के बारे में भी आप एक कार्ड निकाली। जब तक मैं ज़रा जय साहब से पूछूँ, जय साहब जब हम बात करते हैं ना कि लकीरों की बात करते हैं तो आपने बताया कि रिलेशनशिप्स आपके पता चल जाते हैं, शादियों के बारे में, बच्चों के बारे में भी पता कर सकते हैं लकीरों से। बच्चों की लकीरें भी हाथों पर होती हैं, हर चीज़ की लकीरें हाथों पर होती हैं, जैसे आपकी तरक्की, शोहरत, ठीक है, बहुत सारे हाथों पर। जितने ये आपका हाथ पर जो भी है वो बना बनाया जायज़ है। इसमें हर चीज़ की आप रहनुमाई ले सकती हैं, आपकी जिस्मानी कैफियत पता लगती है। आपके पास से कॉलर है आसिया। अस्सलाम वालेकुम जी। आसिया सवाल कीजिएगा। जी मैं अली से वो शादी के बारे में और जॉब के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए, आप सवाल कर लीजिए। नाम क्या है जी आपका? आसिया। आसिया, अच्छा। और आपकी तकरीबन उम्र क्या होगी? 90। ठीक है, मैं जवाब देता हूँ, आप सुन लीजिएगा। चले, जब तक हम सारा का जो है ना टैरो कार्ड निकल चुका है, उनसा बताइएगा सारा के बारे में। जी सारा की जॉब का सवाल था तो काफ़ी टाइम तक मुझे लग रहा है कि ये कोशिश कर रही हैं अपनी जॉब को लेके, बहुत परेशान हैं। जो उनका जो फील्ड है उसमें कंपटीशन बहुत है क्योंकि वो बार बार कोशिश कर रही हैं लेकिन इनको जॉब नहीं मिल रही है। इसके लिए एक इनको माली मामला प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, शॉर्टेज ऑफ मनी नज़र आ रही है मुझे। तो इनको पीली चीज़ों का सदका देना चाहिए, उसमें पीली दाल हो गई, पीला कपड़ा हो गया, हल्दी हो गई, ये चीज़ों के ज़रूर सदका दें। और पीली जैसे घर में जो है पीले कलर के फूल और बाहर या अंदर आप ये लगा सकते हैं, अतराफ में रखें। ये इनके हस्बैंड के लिए था तो ये यही सेम चीजें फॉलो कर सकते हैं। जी आपने क्या निकाला? आसिया के लिए अगस्त तक जी ठीक है। आसिया के लिए है कि इनका अगस्त तक शादी के इम्कानात हैं और ये कोशिश करें कि ये तदबीर करें कि इतवार के दिन कोई भी शादी वाले मामलात हों, यानी कि कुछ लोग देखने आएँ या ये किसी से शादी की बात चलाएं तो वो दिन इतवार का, वो दिन इनको सूट करता है। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, जरीना। अस्सलाम वालेकुम जरीना, क्या सवाल करेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं मियाँ वाली से बात कर रही हूँ। जी सवाल कीजिए। जी मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना। क्या पूछना है? उनकी शादी का और उनकी जॉब के बारे में ना, जॉब के बारे में। ठीक है, तो क्या कार्ड निकलवाना चाहती हैं? जी कार्ड। ठीक है, ओके। बेटे के बारे में उस्मान एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, मैंने अपनी जॉब के बारे में पूछना था कि मतलब कब तक हो जाएगी। ठीक है, तो आप कौन सा ऑप्शन लेना चाहते हैं?
काइंडली अगर हो सके तो मुझे थोड़ा थोड़ा सारे मतलब सारा बैठे हैं तो चले फाइल भी निकलवाते हैं उस्मान के लिए ना, और एज भी बता दें उस्मान अपनी। मेरी है 24 जनवरी 1994 है। ठीक है, ओके। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, रुकैया। अस्सलाम वालेकुम रुकैया। वालेकुम अस्सलाम। जी रुकैया, क्या सवाल करेंगे? मैंने अपनी मम्मा के बारे में पूछना है। क्या पूछना है? मेरी मम्मा जो है वो बहुत परेशान रह रही हैं आजकल। किस बारे में? उनका नाम रुकैया सुल्ताना है। तो ठीक है, उनकी एज बता दीजिए। उनकी एज 59। किस लिए परेशान रहती हैं वो? घर के मामलात के हवाले से परेशान रहती हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, माली मामलात में प्रॉब्लम्स हैं? नहीं नहीं, माली मामलात नहीं है। फिर? बच्चों की वजह से। अच्छा जी, चलें ठीक है, हम सवालों के जवाब लेते हैं। तो सबसे पहले ज़रा उस्मान के लिए तोता फॉल निकलवाते हैं, जब तक ये डेट ऑफ बर्थ से जायचे बना रहे। उस्मान के लिए कौन सा जना वो तोता आपका फॉल निकालता है, ज़रा बताइए। उनके नाम की फ़ाल निकली है, ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मतलब। लिखते हैं फ़ाल उनकी अच्छी है, उनका दिल का रंज और गम दूर हो जाएगा, खुशी मिलने वाली है उनको, कारोबार में फ़ायदा होगा, दोस्तों अजीज़ों में इज़्ज़त हासिल होगी। अगर उनका किसी नेक काम का इरादा है वो काम उनकी ख्वाहिश के मुताबिक पूरा हो जाएगा। अल्लाह ताला का फजल और करम शामिल हाल है और इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। तो अच्छा, एक से ज़्यादा भी फॉल निकालते हैं हम लोग किसी के बारे में, या एक ही होता है? फाल कई लोग 3 भी निकलवा लेते हैं, कोई 2 भी निकलवा लेते हैं, कोई 1 ही निकलवाते हैं। ठीक है, सही। अच्छा जी, तो उस्मान के बारे में आप क्या बताते हैं अली ज़ैदी? उस्मान के ज़रा इस साल थोड़े से हालात उनके ना तकरीबन ओवरऑल सख्त रहने के इम्कानात हैं, ताहम जुलाई में उनके हालात बेहतर होंगे। अगर वो कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं जुलाई में करें, तो इसके साथ वो सदका दें, अजनास का परिंदों को डालें, चीनी चावल बाजरा, ठीक है, ये डालें परिंदों को, और उसके साथ एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह ये पढ़ें। और जो इन्होंने रुकैया के बारे में सवाल किया है, तो ये जो खातून हैं तो इनको जो मसाइल आ रहे हैं वो इनके अंडरस्टैंडिंग के, यानी कि हम आहंगी के मसाइल हैं, इनके बनती नहीं है इनकी, क्योंकि इनका जो मैंने निकाला इनका मिजाज थोड़ा सख्त है, ये झुकती नहीं है, जो फैसला करते हैं उस पर डटी रहती हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ी सी अपने अल्फाजों में और अपने फ़ैसलों में थोड़ी सी नरमी की ज़रूरत है। तो इनके जो बदल जाएंगे थोड़ी सी, इनकी ये 2 माह इनके लिए थोड़ा मुश्किल है। इंशाल्लाह अप्रैल में इनके अप्रैल के बाद ये बेहतरीन हो जाएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। उनसा की तरफ चलते हैं। उनसा जरीना की कॉल थी, अपने बेटे के बारे में कार्ड निकलवाना चाहती हैं, बताइएगा उनके बारे में। उनके 2 सवाल थे, एक शादी का सवाल था और एक उनकी जॉब का सवाल था। जॉब इनको मिल जाएगी इसी साल, 2 महीने के बाद इनको जॉब मिलेगी, लेकिन हो सकता है कोई इतनी बड़ी जॉब ना हो जिसकी उम्मीद वो कर रहे हैं। तो इनको ज़रूर स्टार्ट कर देनी चाहिए और थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए। आगे जो इनका अगले साल से जो इनका टाइम स्टार्ट हो रहा है जॉब के लिहाज से, करियर के लिहाज से, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, उसके बाद शादी का जो है वो 2 साल तक कोई इम्कान नहीं है उनकी शादी का, लेकिन 2 साल के बाद उनकी शादी का इम्कान है। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम आयशा, सवाल कीजिएगा। वालेकुम सलाम, अभी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पूछिए। आपसे मुझे भाई के बारे में पूछना। क्या पूछना चाहती हैं? उनकी शादी के बारे में, और शादी कामयाब होगी। डेट ऑफ बर्थ बता दें। भाई का नाम जुवेद, और डेट ऑफ बर्थ 20 सितंबर 1987। ये भी बता दें कि जिनसे वो शादी कर रहे हैं तो उनका नाम भी बताएं। नहीं, अभी तो कोई रिश्ता नहीं आया। अच्छा, तो फिर आप ये कैसे पूछ रहे हैं भी ये शादी होगी तो नहीं पूछ रहे हैं शादी होगी कब और वो सक्सेसफुल रही, पूछ रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है। कामयाबी जो है जनाब नहीं बता सकते जब तक उनका पार्टनर ना हो, है ना। नवाज हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम नवाज। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सवाल करेंगे? भाजी मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, अपनी शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरी ना 20/10/2014 जो है शादी हुई थी जी,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੜੇਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ नहीं चढ़ेगी, मतलब ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾयामल होएगा। आप अपने बेगम का नाम बता सकते हैं? ज़्यादा परवीन सर। ज़्यादा परवीन, ठीक है, पूछ लेते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ, हमाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमाद लाहौर से। जी बोलिए, क्या सवाल है? मुझे अपना टैरो कार्ड निकलवाना है। जी, पूछना क्या चाहते हैं? मैं चाह रहा हूँ कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना चाह रहा हूँ और मेरा रिलेशनशिप। आई हैव नो बॉयफ्रेंड नो गर्लफ्रेंड बट आई नीड अ रिलेशनशिप। ठीक है हमाद, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हम आपको ज़रूर बताते हैं। तो सबसे पहले आयशा का सवाल था और उन्होंने पूछा कि अपने भाई की शादी, जावेद, तो पहले तोता फाल निकलवाते हैं। जी निकालें जावेद के लिए तोता फाल। लिखते हैं जी आजकल दिन इनके परेशानी और मायूसी में गुजरे हैं, लेकिन परेशान और मायूस होने की ज़रूरत नहीं है इनको। इनके सितारे की गर्दिश जो है ना ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब कामयाबी और खुशहाली का दौर आ जाएगा। अब वक्त आ जाएगा कि अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। सही। गुस्से से परहेज करना है, हजरत गौस पाक की नियाज होनी है, यानी कि आपने कुछ सदका खैरात करना है, आपके जो काम ना बिगड़े हुए बन जाएंगे और को इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला ज़रूर। ओके, तो आयशा के भाई का, जावेद का क्या आपने जो है ना वो दायचा बनाया? सितंबर अक्टूबर तक उनकी शादी मुतवक्के है। ठीक है, और वो गोश्त का सदका दें। और ये इसके साथ इन्होंने एक सवाल किया है उनका, मैं एक सेकंड अभी उसमें मैं देख रहा हूँ। ठीक है, आप देखें, जब तक हम ज़रा ज़ायदा परवीन की बात कर लेते हैं। और हम्माद ने पहले, ज़ायदा परवीन ने एक टैरो कार्ड निकलवाना था। नहीं, ज़ायदा ने तो आपसे पूछा था, वो इनकी टैरो कार्ड हम्माद का था। हम्माद के मैंने निकाले। जी जी है, उनसा बताइएगा। मैंने मिक्स कर दिए। जी उनसा। जी, हम्माद ने 2 सवाल किए थे, एक उनकी प्रोफेशनल लाइफ और उनकी रिलेशनशिप के लिए। तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं उसमें नज़र आ रहा है कि पास से काफ़ी टाइम से वो सफ़र कर रहे हैं, उनके करियर में काफ़ी प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं मुझे, लेकिन अब थोड़ी बेहतरी की तरफ वो बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। यानी कि 6 महीने के बाद ये बहुत अच्छा करियर उनका होगा, क्योंकि फ्यूचर का जो कार्ड है वो 10 सन है। तो इनका जो करियर है बहुत अच्छा चलेगा। मैंने यही करियर के लिए, उनको इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने पीली चीज़ों का सदका देने के बारे में मैंने पहले भी बात की है। तो उनको भी दाल, हल्दी या कपड़ा। और उनके रिलेशनशिप के बारे में बताइएगा, कौन सा कार्ड आया है? रिलेशनशिप जी 3 कार्ड्स निकाले हैं, उसमें भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोनली फील करते हैं, अकेलापन बहुत महसूस करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में बहुत जल्द आएगी, इसी साल आएगी। इसी साल के आखिर में एक बहुत स्टेबल लेडी नज़र आ रही है, उसमें शादी भी हो सकती है, उसमें रिलेशनशिप भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन वो जो लड़की होगी वो बहुत अच्छी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो नवाज का सवाल था कि उनकी 2014 में शादी हुई, दोनों की बनेगी कि नहीं बनेगी? ज़ाहिदा परवीन उनकी बेगम का नाम है। उनकी इंशाल्लाह उनकी बन जाएगी और शादी यही रहेगी और इसी हम सफ़र के साथ उनको ज़िंदगी गुजारनी होगी। और यानी कि उनके कुछ सितारों में कुछ ज़्यादा इख्तलाफ है नहीं, तो चल जाएंगे। और ये जो 30 दिनों के अंदर अंदर उनके यानी कि सब मामलात उनकी बेगम से उनके तय हो जाएंगे। तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इसी बेगम के साथ आपने ज़िंदगी गुजारनी है। ओके, उसके अलावा जी जनाब एक और कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। जी वालेकुम सलाम दादी जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरी नौकरी नहीं है जी, मैं पूछना सी मेरी नौकरी कितों तक हो जाएगी तो मेरी शादी का कितों तक होएगी? डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ ये 16 जनवरी 1987। ठीक है, बता देते हैं आपकी नौकरी और शादी का। उसके अलावा एक और कॉलर है ज़ाहिदा। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या पूछना चाहती हैं शायरा? मेरे हस्बैंड का नाम मुनीर अहमद है जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ 4 जुलाई 1975 है। ठीक है जी, उनके बारे में पूछना चाहती हूँ, जॉब या उनके लिए क्या चूज करेगा, कारोबार या बाहर जाना जो। ठीक है, ओके सायरा, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सबसे पहले तो अब्दुल्ला का सवाल ले लेते हैं। अब्दुल्ला के लिए क्या कार्ड निकाल रही हैं उनसा आप? अभी उनसा जो है ना वो कार्ड निकाल रही है जब तक। जी आप निकालें, टेक योर टाइम। नहीं, मैंने निकाल दिए हैं।
जी मैंने निकाल दिए। बताइए। अच्छा अब्दुल्ला, वैसे तो नेचर वाइज तो बहुत अच्छे और सिंसियर टाइप के इंसान हैं और अल्लाह की ख़ास उन पे करम है, ब्लेस्ड पर्सनैलिटी है उनकी। अच्छा उनकी जॉब का इशू मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत जल्द इनको न्यूज़ मिलने वाली है जॉब से रिलेटेड। हो सकता है वो जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो जॉब ना मिले, लेकिन उनको जॉब स्टार्ट ज़रूर कर देनी चाहिए। ठीक है। आगे मुझे थोड़ी सी जॉब में इश्यूज नज़र आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो अपनी स्ट्रेंथ से ओवरकम कर देंगे। ठीक है, आप क्या बताते हैं इनके बारे में? इनके लिए अप्रैल में इनके बेहतर हो जाएंगे हालात और अप्रैल तक इंशाल्लाह इनकी जॉब लग जाएगी। और सायरा ने अपने हस्बैंड के हवाले से जो सवाल किया मुनीर के हवाले से, तो उनका सवाल था कि वो पाकिस्तान में बिजनेस करें या बाहर चले जाएं जॉब करें, तो उनका ये हिसाब आया कि वो अपना बिज़नेस करें, जॉब उनको क्योंकि नहीं वो कर सकेंगे क्योंकि उनका जो मिजाज है वो किसी के मातहत काम नहीं कर सकते और इनका वक्त भी बुलंद है। तो इंशाल्लाह इनके मार्च में बड़ा ज़बरदस्त इनके लिए वक्त है, तो ये मार्च में ही अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। अच्छा, तो ज़रा ये भी बताएं ना कि हम जब लकीरों की बात कर रहे थे तो कौन सी लकीर का गहरा और नुमायां होना ज़रूरी है और गहरी लकीरें और हल्की लकीरों के दरमियान क्या फ़र्क होता है? देखिए, अब कुछ इस तरह की लकीरें होती हैं कि इंसान के हाथ पर ना गड़ी हुई होती हैं, यानी कि ऐसे जैसे कोई कील ठोकी हुई हो या उसका कलर इतना डार्क होता है और वो बिल्कुल नुमायां। अब जैसे अब ये मेरा हाथ है तो इस पर आपको ज़्यादा नुमायां लकीरें नज़र नहीं आएंगी, ठीक है, लेकिन लकीरें नज़र आएंगी लेकिन बहुत ज़्यादा नुमायां नहीं नज़र आएंगी। तो इसका मतलब ये होता है कि जो ज़्यादा गड़ी हुई होती हैं लकीरें, उसका मतलब ये है कि आपका दौरान खून की रफ्तार आपकी बहुत स्लो है। और अक्सर जिनके हाथों में लकीरें ऐसे गड़ी हुई बहुत ज़्यादा डार्क कलर की हों तो उनके जिस्म के अंदर देखिए मेरी लकीरें कितनी क्लियर हैं, कैमरे में आ रही है नज़र बिल्कुल, तो अल्ट्रा HD स्क्रीन होने का फ़ायदा देखे। तो उनके लिए ना खून के मसाइल इंसान के जिस्म में होते हैं, उनका खून रुक रुक कर चल रहा होता है, उनको दिल के मसाइल बनते हैं। सही है। जिनके हाथों पर बहुत ज़्यादा, हाँ, अगर लकीरें एक किस्मत की लकीर का मजबूत हो, ज़िंदगी की लकीर मजबूत हो, दिल की, तो यानी कि ये नुमायां हों, तो इनके बड़े अच्छे असरात होते हैं। ठीक है, मेरे बारे में कुछ ना पूछने देना, बस कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, उज़मा हमारे साथ मौजूद हैं। जी उज़मा, क्या सवाल करेंगी? मेरा सवाल ये है कि मैं पूछना चाह रही थी कि मेरे वीज़े का सिलसिला चल रहा है, वो कब तक हो जाएगा, और अपनी जॉब के हवाले से मैंने पता करना था जी कि जॉब कब तक यानी मेरा हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए उज़मा। मेरी है 14 जुलाई। चलें जी, ठीक है, आपका जो है वो सवाल का जवाब ले लेते हैं। बताइए ज़ाहिद साहब। उज़मा के लिए बेहतरीन दिन मंगल का है। कोई भी दिन कोई भी काम शुरू करें तो यह मंगल के से शुरू करें, और इनकी जो जॉब है वो मुझे लगता है कि अप्रैल में ये कोशिश करें, ठीक है, और उससे पहले ये 7 अजनास को मिक्स करें, थोड़े से चीनी, चावल, गंदम, दालें, बाजरा, ठीक है, ये इस तरह की चीज़ें मिक्स करके साथ हों और उसको ये परिंदों को डाल दें, तो उससे इंशाल्लाह इनको फ़ायदा होगा और इनका वक्त बुलंद है। जी अच्छा जी, तो तोता जो है क्या फ़ाल निकालता है उस्मा के लिए? उनसा जब तक मेरे लिए भी कोई कार्ड निकाल दें, मैं सबके बारे में पूछ लिया, मैंने अपने बारे में कुछ नहीं पूछा। आज फाल निकाल दें उस्मा में। मैंने उस लिखते हैं फ़ाल आपकी अच्छी है, आपको मालो दौलत की ख्वाहिश, तो आने वाले वक्त में आपको मालो दौलत बहुत मिलेगा, ठीक है, लेकिन सब्र करना है। अनकरीब आपकी तंगदस्ती और परेशानी ख़त्म हो जाएगी, सही है, खुशी मिलने वाली है, सही है। जिस काम का इरादा उस काम में अनकरीब कामयाब हो जाओगे और कहो इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल ऐसे ही है। वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू उज़मा, आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आए। और जो है हम यहाँ पर, क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया, उनसे आपने मेरे साथ ही रहना है, हम यहीं पे मौजूद हैं। ज़रा हम अपने फ़ाल निकलवाइए, तोता तो मैं अगवा कर लेती हूँ ज़रा, और हमें यहाँ पे ख़त्म करना है। ज़रा फारूक भाई ने भी पूछना है मेरी कितनी शादियाँ हैं, बाकी हम यहीं पर मौजूद हैं। आप लोग जाए, हमें दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।